नमस्कार, मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3 के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या मनोकायिक विकारों के बारे में बताऊंगी, या हम उसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे कि मनोकायिक विकार क्या होते हैं। मनोकायिक नाम से ही समझ में आता है, मनो मतलब साइको, कायिक मतलब शारीरिक। अब मनो और शारीरिक मतलब जो भी मनोकायिक विकार हैं, ये मानसिक और शारीरिक दोनों कारण चीज़ें हैं उनमें। इसमें मनोकायिक में जो लक्षण होते हैं या जो बीमारी होती है वो शारीरिक होती है, और उसका जो कारण होता है वो मानसिक होता है। जैसे रक्तचाप का होना, मधुमेह का होना, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियां तो शारीरिक है, पर इन बीमारियों का कारण जो है वो क्या है, मानसिक कारण है, या मानसिक कारणों से या मनोवैज्ञानिक कारणों से वो व्यक्ति में देखने को मिलती है। और ये विकृति का मुख्य कारण हमारे अंदर मानसिक अंतर्द्वंदों का होना, संवेगात्मक तनाव का होना, कुंठाओं का होना, जिन वजह से यदि ये चीज़ें लंबे समय तक लगातार व्यक्ति के जीवन में रही आती हैं, जिसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ना शुरू होता है, और उसके कारण व्यक्ति में मनोकायिक विकारों को हम देख सकते हैं या मनोकायिक विकार देखने को मिलते हैं। मनोकायिक विकार की परिभाषा के अंतर्गत किस्कर नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है कि मनोदैहिक विकृतियां वे अवस्थाएं हैं जिनमें रोगी के चिरकालिक संवेगात्मक तनाव एवं आंतरिक अंतर्द्वंद स्वचालित स्नायु तंत्र के माध्यम से शारीरिक लक्षणों में बदल जाते हैं। मतलब कि हमारे जो भी मानसिक तनाव है या हमारे अंतर्द्वंद हैं, वो हम लंबे समय तक रहने के कारण हमारे कहीं ना कहीं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या स्वचालित तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार से शारीरिक विकार जो है वो देखने को मिलने लगते हैं या शारीरिक विकारों को परिलक्षित होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे आंतों में घाव हो जाना, दमा की बीमारी, ये सब चीज़ें भी हमारे शारीरिक जो विकार हैं वो मन कारणों से, और सामान्यतः जितने भी मनोदैहिक विकार है उनका कारण हमेशा मनोवैज्ञानिक होता है। यदि मनोवैज्ञानिक है, अब जैसे बहुत से प्रयोग किए गए या बहुत से वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, ये देखा कि 50% जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स में 50% ऐसे पेशेंट्स हैं या उससे अधिक मात्रा में जो कि उनके बीमारी तो शारीरिक है पर उसका कारण मनोवैज्ञानिक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो विकार है वो मनोकायिक होते हैं या मानसिक कारणों से शारीरिक बीमारियां लोगों को देखने में आती हैं या परिलक्षित होती हैं। अब हम सब इसके इन बीमारियों के कई प्रकार हैं। उसमें सबसे पहला आता है हृदय वाहिका विकृति या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंतर्गत हृदय गति का बढ़ जाना, रक्तचाप का बढ़ जाना, या हृदय रक्त संबंधी जो वाहिनियाँ होती हैं उनमें वृद्धि हो जाना, या उनमें किसी प्रकार की विकृति का पाया जाना। अब हम ये देखते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति जो है, यदि वो लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशानियां सामना कर रहा है, संवेगात्मक तनाव भी है, और उसके अलावा उसमें अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा है, कई बार बालक को बचपन से बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत सारे हृदय रोग हो जाते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं यदि किसी भी प्रकार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है या बहुत ज़्यादा वो है तो उसके छाती में दर्द होने लग जाता है, इस प्रकार की शिकायत देखने को मिलती है। अब यदि वो छाती में दर्द हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो उसके हृदय से संबंधित है, ऐसा लगता है दिल बैठा जा रहा है, लोग कहते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को जो भी मानसिक कारण है या व्यक्ति की तनाव है या बहुत ज़्यादा परेशानियों में व्यक्ति है, तो व्यक्ति को हृदय संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां, यदि भय है, चिंता है, असुरक्षा की भावना व्यक्ति में पाई जा रही है, तो इन सब के कारण व्यक्ति का व्यवहार लगातार अस्वास्थ्यकर हो जाएगा, और उसके अस्वास्थ्यकर होने की वजह से व्यक्ति कुछ समय के पश्चात या कुछ समय में लंबे समय तक यदि ऐसी स्थितियाँ रहती हैं तो व्यक्ति भी इन जो आपको मैंने पूर्व में बताया उन हृदय रोगों से पीड़ित हो सकता है। जैसे व्यक्ति की बहुत से लोगों को आप देखिएगा हृदय गति बहुत ज़्यादा, सामान्यतः हमारी हृदय की गति या नाड़ी की गति हम यदि नापते हैं तो कितनी होती है, 72 होती है, पर वो कभी कभी 100 या उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने कई बार ये भी देखा होगा
देखते हैं अपने वातावरण में कि यदि कोई व्यक्ति एकदम परेशानी की बात या कोई तनाव की बात या कोई ऐसा सूचना मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी करने वाली है या हमारे नुकसान पहुंचाने वाली है, ऐसी चीज़ें हमारे सामने जैसे ही आती हैं तो हमारा जो हृदय है उसके हृदय प्रभावित होता है और व्यक्ति की हृदय की गति एकदम तीव्र हो जाती है। मतलब जितनी नहीं होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो कहीं बार बार यदि इस प्रकार की स्थितियाँ आएंगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति के हृदय को प्रभावित करेंगी। हम रक्तचाप जो देखते हैं या जो बहुत से लोग हाइपरटेंशन के शिकार मिलते हैं, उसका मुख्य कारण भी उनमें होने वाली इसी तरह की समस्याएं हैं। यदि आप देखिएगा जिन लोग का नम्र स्वभाव है, शांत स्वभाव के हैं, उनमें ज़्यादा तनाव नहीं लेते हैं, तो उन लोगों में हृदय रोग कम देखने को मिलते हैं। आपने एक सामान्य और भी देखा होगा, गाँव में रहने वाले लोगों में इस प्रकार की चीज़ें कम होती हैं, शहरों में रहने वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका कारण ये है कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा तनाव झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो उनकी जीवन शैली जो है या दिनचर्या जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से भाग रही है। उनके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं और उन सब की वजह से वो अपने आप को उतना संभाल पाने में कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से उन्हें हाइपरटेंशन या इस प्रकार की शिकायतों में, जबकि गाँव में इस प्रकार का जीवन नहीं होता है। आपने एक और देखा होगा, बहुत पहले समय में हमारे यहाँ पर इस प्रकार की बीमारियाँ कम होती थी, क्योंकि लोगों के जीवन में तनाव, परेशानियाँ, संघर्ष कम थे। आज हमारे जीवन में परेशानियाँ, तनाव, संघर्ष दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके बाद अगला आता है आमाशय तंत्र विकृतियाँ, या जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आपने एक देखा होगा, सामान्य, कोई ज़्यादा सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है। आपने देखेंगे यदि हमारे को किसी दिन बहुत ज़्यादा चिंता हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो हम ये देखते हैं कि हमारा पाचन ठीक से नहीं होता। क्योंकि पाचन ठीक से ना होने के कारण क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पाचक रस उत्पन्न होना चाहिए वो पाचक रस पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं होते, जिसके कारण हमारा जो पाचन है वो नहीं हो पाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं, भय होता है, संवेगात्मक तनाव होता है, तो इन सब के कारण हमारे जो आमाशय है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विभिन्न प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। और क्योंकि हमारी इच्छा नहीं होती इसलिए हम खाना नहीं खाते, लंबे समय तक नहीं खाएंगे। और क्योंकि हमें तनाव ज़्यादा है तो हम खाने की अनिच्छा हो जाती है, भूख नहीं लगती, और इसके कारण वो जो इंटेस्टाइनल जूस है वो हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं। और इंटेस्टाइन को प्रभावित करने के कारण सबसे बड़ा जो बीमारी लोगों में देखने को मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। आंतों में होने वाली बीमारी या आमाशय में आंतों में जो अल्सर हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं जिसको कहते हैं, वो पेप्टिक अल्सर की बीमारी सामान्यतः बहुत ज़्यादा मात्रा में 50 से 60% से ज़्यादा मात्रा में अधिकतर लोगों में मानसिक कारणों से ही देखने को मिलती है। हम ये कहें कि नहीं अमानसिक कारण नहीं है, पर उसका मुख्य कारण मानसिक ही है, क्योंकि आंतों में घाव हो जाते हैं और हम भोजन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, हमारी जीवन शैली सही नहीं रहती है यदि हम बहुत तनाव में हैं, तो जिसका प्रभाव हमारे आमाशय और आंतों पर पड़ता है या इंटेस्टाइन्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो उसका शिकार होता है। अगला है श्वसन संबंधी विकृतियाँ। श्वसन संबंधी विकृतियों में अधिकतर, एक तो सबसे पहले ये है कि जब व्यक्ति किसी प्रकार को आपको कोई समस्या आ रही है तो आप देखिएगा सांस लेने में सबसे पहले तकलीफ होना शुरू हो जाती है। व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। अब यदि मान लीजिए व्यक्ति संवेगात्मक तनाव की स्थिति में है या बहुत ज़्यादा संवेगात्मक तनाव है, तो उसको लगता है कि या बहुत भयावह स्थिति आ जाती है, तो सबसे पहले उसको ऐसा लगता है उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, वो ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पा रहा है। अब अधिकतर हम ये देखते हैं जो दमा की बीमारी है या अस्थमा जो है, अस्थमा की बीमारी का 70% कारण जो है वो मनोवैज्ञानिक है। यदि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तनाव है, संवेगात्मक तनाव भी, मानसिक तनाव भी, अंतर्द्वंद भी, या बचपन से उसको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसको वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में अधिकतर ये देखने को मिलता है। बहुत से अध्ययनों में ये भी पता चला है कि यदि तनाव, अंतर्द्वंद, आक्रामकता की प्रवृत्ति, इन सब चीज़ों की यदि अधिकता होती है तो व्यक्ति में अधिकतर रूप से हम ये देखते हैं कि उनमें दमा की शिकायत देखने को मिलती है या अस्थमा की शिकायत देखने को मिलती है। इसके बाद आता है त्वचा संबंधी विकृतियाँ। त्वचा संबंधी या स्किन डिसऑर्डर्स। स्किन डिसऑर्डर्स में हमने ये देखा है कि जब हमें तनाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है
या संवेगात्मक तनाव की स्थिति में हो, या अंतर्द्वंद की स्थिति में हो, या कुंठा की स्थिति में हो, तो आप देखिएगा आपका चेहरा एकदम हमारा लाल हो जाता है, हम पसीने पसीने हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ेगा, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक कारण तो हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद हो रहा है, संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, आकुलताएँ हो रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, परंतु उन परेशानियों का प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ना शुरू हो जाता है और हमारी त्वचा जो है वो धीरे धीरे करके उसमें प्रभाव दिखाने लगती है, रूखी होने लग जाएगी, उसमें दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, इस प्रकार की शिकायतें देखने को मिलती हैं। आपने देखा, एक और हम देखते हैं कि यदि जैसे हमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है या संवेगात्मक द्वंद, अंतर्द्वंद होते हैं, तो तुरंत हमारी स्किन में से ऐसा लगता है कहीं कहीं खुजला रही है, जबकि उसमें कुछ हुआ नहीं है, हमारा कारण कुछ भी नहीं था, कारण हमारा मानसिक था, परंतु फिर भी हमें खुजला। तो यही चीज़ें यदि व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बनी रहती हैं या अधिक समय बनी रहेंगी, तो उसमें इस प्रकार की शारीरिक बीमारियां या तकलीफ़ें हो सकती हैं। इसके बाद अगला आता है जनन मूत्र विकृतियाँ। अब जनन मूत्र विकृतियों में सबसे पहले ये देखने में आता है कि मासिक धर्म से संबंधित विकृतियाँ या मेंस्ट्रुएशन पीरियड से संबंधित डिसऑर्डर्स। अब मेंस्ट्रुएशन पीरियड से संबंधित डिसऑर्डर जो है उसका मुख्य कारण ये है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है उसे महिलाएं सामान्य रूप से ग्रहण नहीं करती। सबसे पहली बात है तो वो उसको स्वीकार ही करना नहीं चाहती। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि ये कहाँ की समस्या आ गई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई, और उसको वो बिल्कुल सोचती है कि ये उनके जीवन से हट जाए, जबकि वो जीवन की वास्तविकता है, एक जीवन का सामान्य चक्र है और जो होना चाहिए और होता है, परंतु फिर भी व्यक्ति उस चीज़ को, बहुत सारी महिलाएं तो अधिकतर हम ये देखते हैं कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन पीरियड आने वाला होता है उसके कुछ दिनों पहले से ही उनकी कमर में दर्द, पीठ में दर्द, छाती में दर्द, अनिच्छा का होना, भूख का नहीं लगना, इस प्रकार की बहुत सारी शिकायत महिलाओं में देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये एक तो शिकायतें होती हैं, बहुत सारी लोगों में मूत्र से संबंधित या इस प्रकार की समस्याएं भी। तो अधिकतर यदि हमें इस प्रकार की समस्याएं हैं तो यदि उन्हें सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए तो शायद हम उन समस्याओं से कम हो सकती हैं और दूर किया जा सकता है। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित या एंडोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आप लोग पहले जानते होंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। अब इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण, जैसे यदि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा थायराइड है, थायराइड में का जो पाया जाता है या गॉइटर की होती है, चाहे उसकी हाइपर एक्टिविटी हो या हाइपो एक्टिविटी हो, दोनों ही एक्टिविटी जो है वो संवेगात्मक तनाव का कारण होती है। क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा संवेगात्मक तनाव है या मनोवैज्ञानिक कारणों से, संवेगात्मक अवस्थाओं की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसमें हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी, हार्मोन्स का ठीक से प्रोडक्शन ना होने की स्थिति देखने को मिलती है। इस कारण से व्यक्ति को गॉइटर या विभिन्न बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार से जो मधुमेह है या डायबिटीज़ है वो भी इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंताएं, बहुत ज़्यादा संवेगात्मक तनाव, अंतर्द्वंद, आक्रामकता, चिंता, भय, ये सब चीज़ें यदि व्यक्ति के जीवन में लगातार लंबे समय तक बनी रहती हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो पैनक्रियाज में होने वाली आइलेट्स लंगरहंस हैं, जिनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, उस हार्मोन्स का प्रोडक्शन या वह हार्मोन कम मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो हम ये देखकर ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी शारीरिक बीमारियां या बहुत सारी शारीरिक बीमारियां पाई जाती हैं, उन सब का प्रमुख कारण मनोवैज्ञानिक होता है। अब हम सामान्य, ये तो बीमारियां और उनके कारण थे कि हम कौन किन किससे होते हैं, पर सामान्य रूप से भी यदि हम देखना चाहें कि जितनी भी मनोदैहिक या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके सामान्य कारण क्या क्या होते हैं, उसमें पहला आता है जैविक कारण, जैविक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी जो है, हम ये देखते हैं कि चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो या अस्थमा हो या इस प्रकार की जो भी बीमारियां होती हैं, यदि माता पिता में वो बीमारियां थीं, उनमें से किसी में भी थी, तो हम ये देखते हैं कि उसके बच्चों में होने के, ट्रांसमिट होने की संख्या या मात्रा जो है या उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। ये क्योंकि उनसे निश्चित रूप से माता पिता में यदि वो बीमारियां थीं तो उसके जीन्स बच्चों में आएंगे, और बच्चों में आने के कारण उनका जो स्वभावगत रूप से है वो चीज़ें उन बच्चों में भी होंगी, जिसके कारण से बच्चों में अधिकतर हम देखते हैं कि दमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब बीमारियां जो हैं वो हेरिडिटिक
देखने को मिलती है। दूसरा है कायिक दुर्बलता कारक या सोमैटिक वीकनेस। अब यदि मान लीजिए किन्हीं लोगों के कुछ अंग या शारीरिक अंग जो है वो कमज़ोर होते हैं या वीक होते हैं, तो भी उनमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, क्योंकि यदि मान लीजिए हमारा हृदय कमज़ोर है, हम किसी चीज़ को, तो यदि जैसे ही तनाव उत्पन्न होंगे तो हमारा वो अंग जो है वो उसको झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से वो रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि यदि जो भी ऐसे कायिक चीज़ें हैं वो यदि दुर्बल है, शारीरिक अंग दुर्बल है या उनमें किसी प्रकार की परेशानी है, जैसे अभी सामान्यतः अपन देख रहे हैं कोरोना की बीमारी फैली हुई है। अब कोरोना की बीमारी फैली हुई है वो तो शारीरिक वायरस के कारण है, पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो कि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको जल्दी हो जाएगी। वैसे ही यदि हमारा शरीर किसी भी प्रकार से कमज़ोर है तो उससे हमारे को जो मनोवैज्ञानिक, यदि तनाव तो आएंगे ही, व्यक्ति का जीवन है उसमें संघर्ष होगा, तनाव आएगा, समस्याएं होंगी, और यदि वो उसको कमज़ोर है तो वो उसको झेल नहीं पाता, जिसके कारण उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगला है विशिष्ट प्रतिक्रिया कारण। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों में तनाव के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप हृदय गति का बढ़ जाना, हृदय की क्रियाएं बढ़ जाना, और उसके कारण इतनी तीव्र गति हो जाती है, श्वसन गति इतनी तीव्र होता है, तो उसकी क्रिया के कारण भी हमारे अंदर शारीरिक कारण या बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में सबसे पहला है संवेगात्मक मनोदशा या इमोशनल स्टेट। यदि इमोशनली व्यक्ति स्ट्रांग है, इमोशनली व्यक्ति को तनाव कम आ रहे हैं, अंतर्द्वंद कम है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि उसको मानसिक बीमारियां, शारीरिक जो कारण उसके हो सकते थे वो चीज़ें नहीं होंगी। पर हम यदि संवेगात्मक स्थिति जो है उससे व्यक्ति अधिक जूझ रहा है, उसको ज़्यादा अंतर्द्वंद है, हमारे अचेतन से संवेगात्मक अब स्थितियाँ जो है वो भी उसको व्यक्ति को प्रभावित कर रही हैं, तो उसमें मानसिक बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं, शारीरिक बीमारियों में वो परिवर्तित हो सकती हैं। इसके बाद है व्यक्तित्वशील गुण, पर्सनालिटी ट्रेट्स। कई प्रकार के पर्सनालिटी ट्रेट्स, बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स मनुष्य में पाए जाते हैं, पर कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर उन ट्रेट्स के होने पर मानसिक बीमारी को शारीरिक में परिवर्तित होने या किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी में परिवर्तित होने में ज़्यादा सुविधा होती है, या कह सकते हैं ऐसे लोगों में जल्दी हो जाती है। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो अति संवेदनशील होते हैं, हाइपर सेंसिटिव व्यक्ति यदि है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत रिजिड है, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, या उसका ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर आक्रामक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसे शील गुण के जो लोग हैं उन लोगों में रक्तचाप की संभावनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। उसके बाद तीसरा कारण आता है संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक कारक या कॉग्निटिव एंड बिहेवियर फैक्टर्स। ये माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ये देखा गया है कि या अतीत की कई बार होता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार अतीत में विफल होता चला गया, और या अतीत में उसको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इसके कारण वो आगे भविष्य में भी चिंतित होगा, क्योंकि पिछले समय में वो अपनी समस्याओं को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया और उसमें वो विफल हुआ, तो आगे भविष्य में भी वह व्यक्ति जो है वो चिंतित होगा, और साथ ही साथ उसका जो प्रत्यक्षीकरण है जिसके कारण वो सहानुभूतिपूर्ण पक्ष या क्रियाएं जो है वो अधिक होगी। और अधिकतर हम ये देखते हैं कि ऐसे लोगों में तनाव की स्थिति ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनमें बौद्धिक क्षमताएं अधिक होती हैं, उन लोगों में मानसिक बीमारियां, मनोकायिक विकार होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो कि अपने स्ट्रेस का मूल्यांकन, तनाव का मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं कर पाते। देखिए, व्यक्ति का जीवन है, जीवन में तनाव आएंगे, समस्याएं आएंगी। हम ये कहें कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी तो ऐसा संभव नहीं है। वास्तविक जगत में ये चीज़ होने वाली है, पर यदि हम अपनी उन समस्याओं का सही तरीके से मूल्यांकन करके उन समस्याओं का निराकरण करते हैं तो मानसिक मनोकायिक विकार होने की संभावनाएं कम होंगी। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मूल्यांकन बहुत ज़्यादा हाइपर रूप से मूल्यांकन करते हैं, छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा सोच कर चलते हैं, और उस कारण से उनमें मानसिक विकार देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा तनाव की स्थिति में कैसे समायोजन करना है, यदि व्यक्ति तनाव की स्थिति में समायोजन करने में सक्षम है या अच्छी तरह से समायोजन कर ले रहा है तो उसका प्रभाव भी उस पर सही पड़ेगा, वो अपने विकास ठीक तरह से करेगा। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं ए टाइप पर्सनालिटी के, जो लोग समायोजन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, ऐसे लोगों में भी मनोकायिक विकार होने की संभावनाएं अधिक होती है। अगला और अंतिम लास्ट कारक है सोशल कल्चरल फैक्टर या सामाजिक सांस्कृतिक कारक। हमारे जिस समाज में हम रहते हैं उन समाजों में
जहाँ हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। ये देखने में आया है कि जापान में रहने वाले लोगों में हृदय रोग कम पाया जाता है, जबकि अमेरिका में रहने वाले लोगों में हृदय रोग अधिक पाया जाता है। ये कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति और उनके समाज की, उनकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली के ऊपर प्रभावित होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो परंपरागत जीवन जीते हैं, मतलब जिनकी जीवन शैली परंपरागत है, उन लोगों में हृदय रोग कम पाए जाते हैं। और ऐसे जो आधुनिक समाज में रहने वाले या आधुनिक विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों में हृदय रोग अधिक पाए जाते हैं। तो इस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं वो भी प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद आता है इनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं या किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। उसमें पहला आता है औषधि चिकित्सा, मतलब उनको विभिन्न प्रकार की मेडिसिन या दवाइयों को दे करके उनका उपचार किया जा सकता है। दूसरा आता है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के प्रवर्तक जो है वो सिगमंड फ्रॉइड थे, जिन्होंने सम्मोहन या हम उनके द्वारा उसके माध्यम से व्यक्ति को एनालाइज करके उसके किन कारणों से उसको ये हुआ है और उसके द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, दूर। जैसे पक्षाघात की जो बीमारी है वो भी कई बार इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसके बाद व्यवहार या संज्ञानात्मक चिकित्सा, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थ्योरी, इसके द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार में बिहेवियर मॉडिफिकेशन के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन ला करके, अलग तरीके से उसको जीवन जीने के तरीके बता करके, उससे उसको धीरे धीरे उसको उसकी जीवन शैली में परिवर्तन ला करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं व्यवहार को, उसके जीवन जीने के तरीकों को बदल सकते हैं और उसके द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। लास्ट आता है फीडबैक। यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बीमार है और उसके बाद उसका जो इलाज किया जा रहा है, उस इलाज के साथ साथ उसका समय समय पर यदि हम फीडबैक लेते हैं और उसके बाद उसके फीडबैक में यदि हमें कहीं जरा सी भी ऋणात्मकता नज़र आती है तो हम उसे फिर से सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मनोकायिक विकार पर हमने आज चर्चा की। अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।